बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो शख्स जिसने हुकूमत के हर गैर आइनी इक़दाम का दिफा किया, हर वो काम किया जो हुकूमत चाहती थी और भरपूर तरीके से उसका दिफा किया। 90 दिन में इलेक्शन ना होने दिए। कुछ भी हुआ इस मुल्क में, जब भी हुकूमत के हवाले से अदालत का कोई मामला आया तो भरपूर तरीके से दिफा किया। अब वही शख्स कह रहा है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, वाज़े तौर पर कह रहा है, और इस पर सब हैरान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया। ये ऐसा शख्स जो हर एक को काबिल कबूल था, पिछले 2 साल में मौजूदा सिस्टम का अहम तरीन हिस्सा इस्लामाबाद विफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार की बात की जाए तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाला अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, क्या हो गया कि 2 साल में जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई और कोई भी इनको नहीं हटाना चाहता था, ताकि निगरान सेटअप आया, निगरान सेटअप ने भी इनको कंटिन्यू किया। PDM 1 के दौर में ये अटॉर्नी जनरल बने, फिर इनको निगरान हुकूमत ने भी आंख का तारा बनाई रखा, तब भी उनके साथ रहे, और उसके बाद PDM 2 आ गई है तब भी साथ। तो ये सिस्टम तो सारा एक नजर आ रहा है, क्योंकि वो लोग जो PDM 1 में थे निगरान हुकूमत में भी शामिल हो गए, काबीना का हिस्सा बन गए, और उसके बाद जो निगरान हुकूमत में आए वो कोई वज़ीर आला बलूचिस्तान की सूरत में नजर आता है, कोई अब भी काबीना का हिस्सा नजर आता है। तो उसी सेटअप का हिस्सा अब मंसूर अवान ने ये कहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, यानी इतने वाज़े तौर पर कह रहे हैं, 2 टोक अल्फाज में कह रहे हैं कि सोचेंगे नहीं या अच्छा देखेंगे नहीं, कह रहे हैं जी मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला गया, किसी माली हवाले से या उनके ग्रीन कार्ड होल्डर होने के बारे में कोई मामला अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है या हुकूमत इसके लिए कुछ कदम उठाती है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ना सिर्फ ये इस्तीफा दूंगा बल्कि बाबर सत्तार का दिफा करूंगा, उनका वकील बन जाऊंगा। अब मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि उन्होंने ये भी कहा है, इस चीज का भी इजहार किया है कि हम लॉ फर्म में इकट्ठे थे, यानी जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जब बाबर सत्तार साहब वकील थे तो मंसूर अवान और बाबर सत्तार एक ही लॉ फर्म में पार्टनर थे, और बतौर पार्टनर कहते हैं कि जब वो जज बन रहे थे तो मैंने सारे उनके माली मामला, दीगर जितनी भी दस्तावेजात थी, डॉक्यूमेंट्स थी, वो सब मैंने चेक की और मैंने ही उनकी मुआवनत की थी। वो तमाम जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं तो उसमें इस चीज़ का खास ख्याल रखा था कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छुपानी, कोई गलती नहीं करनी, कुछ छुपाना नहीं है कि बाद में हमें शर्मिंदगी का सामना हो। तो वो कह रहे हैं जी मैं तो इस्तीफा दे दूंगा और मैं जाकर जनाब बाबर सत्तार का दिफा करने लग जाऊंगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है मेरा, सब कह रहे हैं बड़ी हैरानी की बात है, यकीनन हैरानी की बात है कि अटॉर्नी जनरल जो सबसे अहम ओहदा है हुकूमत के दिफा के लिए अदालती मामलात में, और यानी फिर मंसूर अवान, मैंने आपको बताया 90 दिन में इलेक्शन का मामला हो, वाज़े तौर पर आइन था, इन्होंने हमेशा हुकूमत का दिफा किया, नहीं होने दिए, चाहे निगरान सेटअप हो, चाहे PDM 1 हो, PDM 2 हो, हर चीज़ का इन्होंने दिफा किया। साफियों के खिलाफ कुछ हो रहा हो, FIA कुछ कर रही हो, कुछ भी हो रहा हो, इन्होंने दिफा किया है। और अभी आप देख लीजिए जिस तरह से हुकूमत चल रही है, हर सतह पर दिफा किया, कोई मसला नहीं आया। जितना कुछ होता रहा उमर ताबिन दयाल साहब के दौर में और बड़ा कुछ, तो बड़े भरपूर तरीके से दिफा किया। अब इनको क्या हो गया है? और अगर ये समझते हैं कि अच्छा जी बाबर सत्तार साहब से ताल्लुक है और इस वजह से जी मैं उनका पार्टनर रहा हूं, तो भाई उनके खानदान के साथ जो हो रहा है, जो उनकी बीवी बच्चों के साथ हो रहा है, तो आप सो रहे हैं। अगर आप में इतनी कोई गैरत जाग गई है, इतना ज़मीर जाग गया है, तो आज तो ये बात भी मिन्नल्लाह साहब ने कही है। अभी तो जस्टिस अतर मिन्नल्लाह के खिलाफ भी जनाब एक कार्रवाई खुल रही है, उनके लिए भी खड़े हों, लेकिन जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने तो साफ कह दिया कि भाई आप कहते हैं जी मुदाखलत पहले हुई, जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब कहते हैं जी मेरे आने के बाद सितंबर 2023 के बाद तो कोई मुदाखलत नहीं हुई है, पहले से होगी। तो वो भी अब लोग सवाल कर रहे हैं कि जी अजीब बात है, जो तजावीज़ आई हैं चाहे लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान, सिंध, पेशावर हाई कोर्ट से, और उसमें जो चीज़ें नजर आ रही हैं, तो इसकी तो मंतक ही समझ नहीं आती कि जो उसके बाद मुदाखलत नहीं थी। जो शेर व शायरी का सहारा लेकर वो बातें कर रहे हैं, वो पता लग रहा है अब तक मुदाखलत है। तो अतर मिन्नल्लाह साहब ने अटॉर्नी जनरल को कहा जी जनाब अटॉर्नी जनरल साहब, ये जो अब हो रहा है, जब हमने इसका नोटिस भी ले लिया, सुओ मोटो नोटिस हो गया, जजेस सुन रहे हैं, उस दौरान में एक मुअज़्ज़िज़ जज यानी जस्टिस बाबर सत्तार के बच्चों के फैमिली के बारे में जो दस्तावेजात कॉन्फिडेंशियल हैं, जो उनकी जाती दस्तावेजात हैं, जो हुकूमती इदारों की तहवील में होती हैं, नादरा वगैरह और दीगर, वो किस तरह से बाहर आ गई हैं, इसमें तो फिर आप मुलव्वस हैं, हुकूमत मुलव्वस है। तो ये किस तरह से हो रहा है? तो कोई जवाब नहीं था अटॉर्नी जनरल के पास। कहते बड़ी शर्मिंदगी की बात है, फलां है। एक्शन क्या लिया है? अतर मिन्नल्लाह साहब ने कहा कि FIA का आपने एक वो बना दीजिए, JIT बनाई हुई है जो हर साफी को नोटिस भेज रही है, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। अगर आप मुलव्वस ना होते इसमें तो आप कुछ करते, उसका नोटिस दिया होता कि जी कौन है जो बाबर सत्तार के खिलाफ ये सब कुछ कर रहा है, कुछ तो किया होता, कुछ भी नहीं किया।
तो अब क्या हो गया मंसूर अवान साहब को, और वो कह रहे हैं जी ओहो मैं तो इस्तीफा दे दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा। क्या मामला इतना आगे चला गया है? क्या तमाम जुडिशरी डट गई है? इसलिए इनको अंदाजा हो रहा है कि इसके बाद ये सारी उम्र तो नहीं अटॉर्नी जनरल रह सकते, या हमेशा तो इक़्तिदार नहीं रहना, तो उसके बाद वकालत करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये अपने बाबर सत्तार साहब को कैसे फेस करेंगे, उनके ख़ानदान को कैसे फेस करेंगे, उनके बच्चों को, उनकी अहलिया को? ज़ाहिर है कितना ताल्लुक़ है, अगर पार्टनर रहे हैं तो उनकी बाबर सत्तार से भी लें तो कोई भाभी हैं, उनके बच्चे जो हैं वो इनके बच्चों की तरह हैं, तो उनके साथ ये हो रहा है सलूक, उनके ख़ानदान के साथ, और ये अटॉर्नी जनरल बने हुए हैं और ये दिफा करेंगे कि जी हुकूमत का तो लेना देना कुछ नहीं। भाई तो एक्शन लेकर दिखाएं, कौन है इसका जिम्मेदार? वरना तो किसी का इस तरह कोई डाटा प्राइवेट लीक हो जाए किसी कुछ भी महज़ब माशरे में, किसी मुल्क में जहां कोई थोड़ी सी प्रोटेक्शन सिटीजन को हासिल हो, तो यकीन करें पूरी हुकूमत ही हिल जाती है। वो जाकर दरख्वास्त देता है जी मेरा जाती ये डाटा था, ये हुकूमत इसके होते हुए कैसे लीक हुआ, इस डिपार्टमेंट से सारे ही उड़ जाएंगे। ये प्राइवेसी है, इतनी ज्यादा प्राइवेसी होती है। लेकिन यहां बाबर सत्तार चूंकि वो प्राइवेसी का ही ख्याल कर रहे हैं कि जनाब किस तरह ऑडियो लीक्स हो जाती हैं, कौन करता है, तो उनके खिलाफ जनाब एक अलग महाज, और जजेस के खत लिखने में वो भी शामिल हैं तो इसलिए उनके खिलाफ महाज। तो ये 2 नंबरियां हो रही हैं, ये कैसे चलेंगे? अच्छा, 2 नंबरियां इलेक्शन कमीशन ने भी बड़ी की जनाब, और अब लेने के देने पड़ गए हैं क्योंकि अदालतों से फैसले आ रहे हैं, और उसमें जनाब तहरीक इंसाफ को एक और सीट मुबारक हो। और ये जो प्लान बताया गया था, खुद तहरीक इंसाफ कह रही थी कि जी 20 के करीब सीटें हैं जो मजीद देनी है, अभी नून लीग की झोली में डालनी है हमसे छीन के, और रिकाउंटिंग के चक्कर में आप अंदाजा लगाएं 20-20 हजार लीड जहां पर तहरीक इंसाफ की है, वहां पर रिकाउंटिंग का इलेक्शन कमीशन कह रहा था 20,000 की लीड की रिकाउंटिंग कर लें। अमूमन रिकाउंटिंग होती है कि जी कुछ गिनती में आगे पीछे हो गया होगा तो अच्छा ये करीब करीब है, रिकाउंटिंग कर देते हैं। 20-20 हजार की लीड पर कह रही रिकाउंटिंग कर दो, रिकाउंटिंग कर दो, वरना शायद 5% पर होता है फर्क हो तो अच्छा रिकाउंटिंग। वो कहने 20,000 रिकाउंटिंग कर दो और रिजेक्ट करते जाओ वोट्स, और रिजेक्ट जो है किसके करने हैं? जो तहरीक इंसाफ के हैं, जीते हुए हैं, उनके रिजेक्ट करते जाओ और बाकी उसके खाते में डालते जाओ नून लीग के, और उनके बढ़ा दो। ये हो गया। लेकिन हाईकोर्ट के ऑर्डर्स आ गए, गुजरांवाला में भी ये हुआ, अब लोधरा का भी ये मामला हुआ, और जो तहरीक इंसाफ का नोटिफिकेशन था जीत का वो बहाल कर दिया गया, और नून लीग को जो जितवाया गया इस तरह से वो फारिग कर दिया गया है। तो तहरीक इंसाफ को एक और फतह, एक और जीत वो नजर आ रही है जनाब, और इस पर जश्न भी हो रहा है कि अब ये चीजें शायद जुडिशरी खड़ी हो रही है तो उसकी वजह से रिवर्स हो रही हैं, और इलेक्शन कमीशन भी जो हुकूमत की या नून लीग की, जिसको इमरान खान से कहते हैं बी टीम बना हुआ है, उसको भी फिर अब जाहिर है कि इतना जब हाई कोर्ट की तरफ से वाज़ेह फैसला आ गया है कि जी हर आपने नोटिफिकेशन कर दिया, लोग हलफ ले गए, तो फिर आप रिकाउंटिंग करें। और दिलचस्प बात, जहां पर तहरीक इंसाफ का कोई बंदा कहता है कि रिकाउंटिंग करें, चाहे वो 100 वोटों का फर्क हो, सिर्फ 100 का, वो तैमूर मलिक साहब हैं, मेरे ख्याल यूसुफ ज़गलानी से उनके 100-104 वोटों का फर्क था, उधर रिकाउंटिंग नहीं होने दी, उधर रिकाउंटिंग नहीं होने दी। लेकिन यहां 20-20 हजार का फर्क हो तो जनाब रिकाउंटिंग पे तहरीक इंसाफ को हरवा कर उनके वोट इधर उधर करके जी नून लीग को जितवाया गया। अब इस वारदात के हवाले से तो जनाब इलेक्शन कमीशन को भी अब ये नोटिफिकेशन देना पड़ा है कि जो नून लीग की कौमी असम्बली में नशिस्त उनको दी गई थी वो अब उनसे फिर वापस ली गई है, उनकी एक और सीट कम हो गई है, और पीटीआई को नशिस्त इस तरह से वापस मिली कि NA 154 लोधरा से राना फराज नून की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया गया है, और नून लीग के अब्दुल रहमान कांजू का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है जी इलेक्शन कमीशन ने। तो ये आप देख लीजिए, ये इनको अदालत के तहत करना पड़ रहा है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे ये बात की थी कि अगर पाकिस्तान का जुडिशल निज़ाम बेहतर हो जाए, हमारा सब मुल्क में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि वो एक ऐसी छलनी है कि जहां से आपको गुजरना पड़ेगा। कुछ भी ज्यादती, जुल्म, कुछ गलत हो रहा है, करप्शन हो रही है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो अगर आपकी अदलिया खड़ी होगी, अगर वहां इंसाफ हो रहा होगा, तो वहां जो जाएगा वो छलनी है, तो गंद वहां पर रुक जाएगा, वो साफ होकर तो माशरा ठीक हो जाएगा अगर अदालतें ठीक हों। अब ऐसे लग रहा है बकौल इत्तेजाज सिंह के शायद हमारी अदालतें खड़ी हो रही हैं। ये जो जजेस का खत है, जो अब तजावीज़ आई हैं, हाँ काजी फैसल साहब की एक सोच और नजर आती है, और अब अहम बैठकों में ये बात हो रही है कि जी अब तो उनकी एक्सटेंशन बनती है। जिस तरह अभी प्रोसीडिंग्स हुई हैं और तमाम जजेस जो हैं, चाहे मंसूर अली शाह साहब हों, तरमीन हों, जमाल खान मंदोखेल हों, ये और तरफ नजर आ रहे थे। काजी साहब की एक और सोच नजर आ रही थी कि नहीं ये देखें अंदर भी मामलात होते हैं, फलां भी होते हैं, मेरे होते हुए नहीं हुआ, फिर इस पर कानून साजी हो जानी चाहिए। बिल्कुल उस तरह के जनाब पार्लियामेंट में भेज दें, कानून साजी पार्लियामेंट में करनी है। जिस तरह कमीशन बनाना चाहते थे जी आप देख लें, हुकूमत देख ले, जिसकी तरफ से धमकियां आई हैं, जिसकी तरफ से अगवा करके टॉर्चर किया गया है जजेस की फैमिली को, जिनकी तरफ से कैमरे लगाए गए, जिनके मातहतदारों की तरफ से, आप देखें इस मामले को, आप कमीशन बनाएं, आप ही जनाब इसको देखें। और उसमें यह भी हो गया कि जी मिसकंडक्ट है इन 6 जजेस का, नहीं वो भी कमीशन देखेगा जी,
वो तो फिर तसद्दुक़ जिलानी साहब पर प्रेशर आया अपने घर से भी और वकला से भी, वो पीछे हटे और कहते हैं जी बस मैं अपने ज़मीर से अपनी कॉन्शियस से हटाऊँ, कोई दबाव नहीं। और काजी साहब कहते रहे नहीं जी सोशल मीडिया पे देखें क्या क्या बात हो जाती है, फलां हो जाती है, पीछे हटे। और उन्होंने नाराज़गी का भी काजी फैसल साहब ने इज़हार किया एक शादी में तसद्दुक़ साहब से कि जी आपने क्या किया, पीछे हट गए फलां। तो अब वो फिर पार्लियामेंट की तरफ मामला भेजना चाह रहे हैं और फुल कोर्ट भी बनाना चाह रहे हैं। तो अब बैठकों में बात हो रही है कि जी अब भी काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी तो क्या करना है। तो हुकूमत की तो कोशिश होगी, ख्वाहिश होगी, क्योंकि बाकी उनको नज़र आ रहा है कि जुडिशरी का मूड और कुछ है। तो हुकूमत के अगर जाविये से देखें तो उनके लिए इस वक्त बेहतरीन हो सकते हैं काजी फैसल साहब कि कोई तो हो जो उनको इस माहौल में बचा सके। उन्होंने जजेस के खिलाफ कुछ करना है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बार सदार का चाहे मामला जाना हो, तो ये जुडिशरी को अंदर से तोड़ना है, कुछ करना है। तो उनको ये लगता है कि चलें काजी साहब शायद वो हमारी अहमियत को उजागर करेंगे, वो हमारा साथ देंगे और जनाब हर चीज़ हमारी तरफ भेजेंगे हुकूमत की तरफ। तो इनको 3 साल की देते हैं। वो जुडिशल पैकेज की बात ये सब कर रहे हैं, हसनात मलिक साहब से लेकर दीगर बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो बड़ी इज्जत तकरीम तारीफ़ें करते थे काजी फैसल साहब की, वो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो बात जनाब हो गई जो सीट वापस मिली है तहरीक इंसाफ को। आखिर में बात कर लेते हैं जी मौलाना फजलुर रहमान साहब की। फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके बारे में फवाद चौधरी ने कहा जी अगर तहरीक इंसाफ और JUI फजलुर रहमान साहब एक हो जाएं तो हुकूमत 3 से 4 महीने चलेगी, बस इससे ज़्यादा नहीं। फवाद चौधरी ने भी कहा है कि मैं तो कभी छोड़कर गया ही नहीं था तहरीक इंसाफ। मगर अब तहरीक इंसाफ की तरफ से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया जी इमरान खान की रिहाई तक किसी की वापसी का फैसला नहीं होगा। जब इमरान खान रिहा हो जाएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा 9 मई को जो जो लोग छोड़कर गए थे उनकी वापसी का क्या फैसला करना है वो इमरान खान फैसला करेंगे। लेकिन जब तक वो रिहा नहीं होते तब तक इस चीज़ को मौखर किया जाए। अगर फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते हैं जल्द ही, तो यकीन करें कि नून लीग के लिए या PDM हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। बहरहाल अब अगर ये मौखर कर दिया गया तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन फवाद चौधरी साहब केसेस भी भुगत रहे हैं, बाकी अगर वो टेलीविज़न पर आने लग जाएंगे तो उनसे बेहतर बयानियाँ बनाना किसी के लिए मुश्किल ही है और वो एक बहुत बड़ा एसेट साबित होंगे तहरीक इंसाफ के लिए। और वो कह रहे हैं मैं तो कभी छोड़कर गया ही नहीं था। खैर केसेस का उनको भी सामना है, अब देखते हैं कि इस पर क्या होता है। और हो सकता है कि वो बाकायदा अगर तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं भी होते, उनको नहीं लिया जाता उस तरह, तो तब भी वो कोई तहरीक इंसाफ के हक़ में एक महाज संभाल लें। फजलुर रहमान साहब के बारे में ये जनाब अब कहा जा रहा है कि वो अब हुकूमत को भी टफ टाइम दे रहे हैं और कभी अली बिन गंडापुर साहब कहते हैं कि जी वो तो अपना रेट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन असद कैसर साहब की ड्यूटी लग गई, अब उनको एंगेज करेंगे फजलुर रहमान साहब को। और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हुकूमत पर प्रेशर लग बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ को हुकूमत दे दें, इमरान खान को अगर लोगों ने वोट दिया है तो उनको दे दें हुकूमत। बिलावल साहब, नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज आए, हम इलेक्शन में जाते हैं। ये पार्लियामेंट तो पैसों से बनी है, 80 अरब रुपया जनाब बलूचिस्तान में लिया गया है, उसके तहत पार्लियामेंट आई है, क्या रेट बना है। असेंबली में खड़े होकर जनाब बेइज्जत कर रहे हैं और स्पीकर को कह रहे हैं सादिक को जी आप मुतमईन हैं, क्योंकि सारी फॉर्म 47 के हैं। उन्होंने कहा जी हाँ जी मैं मुतमईन हूँ। उनका फिर आपको अल्लाह मुतमईन ही रखे। तो काफ़ी बेइज्जती उन्होंने की है अगर कोई समझे तो। और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं जी हम तो लॉन्ग मार्च करेंगे और मैं आऊँगा, देखते हैं कौन रोकता है। लेकिन एक सवाल फजलुर रहमान साहब से भी बड़ा आजिज़ाना, अगर बुरा ना मनाए तो, नूर आलम साहब जो लोटे हो गए थे वो कैसे जीत गए हैं खैबर पख्तूनख्वा से? वो फिर सीट पहले तो वो छोड़ें, जब आप कह रहे हैं जी सारे छोड़ दें, फॉर्म 47 वाले सारे छोड़ दें, ये धांधली की पैदावार है, ये है वो है, सारा कुछ है। तो नूर आलम साहब आपकी पार्टी में गए थे JUI में, आप देखिए लोगों में क्या वक़्त रह गई है, क्या एक सोच है अब लोगों के अंदर, जो लोग लोटे हुए थे उनके बारे में, परवेज़ खटक तक के लिए देखिए। लेकिन नूर आलम साहब कैसे जीत गए, कभी इसका भी पता करवा लीजिएगा। और अगर सीट खाली ही करवानी हो तो पहले फिर नूर आलम साहब की करवा लीजिएगा, उसके बाद फिर आपका जो मॉरल अथॉरिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिस तरह लोग ये कह रहे हैं कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वाकई फिर नज़रियाती होना चाह रहे हैं, फिर मुज़ाहमत करना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसे ही ड्रामा है, वो इस वजह से कि वो कह रहे हैं कि हमें हुकूमत और ज़्यादा करने दी जाए। यानी अब उनकी हवस नहीं ख़त्म हो रही कि मरीम साहिबा उनकी बेटी हैं, पूरे पंजाब में उनकी हुकूमत है, तो कह रहे हैं नहीं अब समधी भी जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। भाई प्राइम मिनिस्टर है, समधी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, कोई ख़ानदान में कोई रह ना जाए, और ताकत चाहिए और ताकत चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये जो मोहसिन नकवी वगैरह, ये फैसल वाडा या अनवारुल्लाह काकड़ शाकड़, ये वो, ये इस तरह के लोग हम क्या आपने हमारे साथ लगाए हैं, हमें खुल के हुकूमत करने दें। तो असल शिकवा ये है। बाकी ये बात यह है कि अब उनको मशवरा दिया जा रहा है कि मियाँ साहब अगर आप नज़रियाती हो गए तो पहले आप सीट माने, आपका कद भी बढ़ेगा कि हाँ जी ये डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है ये जीती है और मैं जीता नहीं हूँ। और जिस तरह वो उस वक्त मुंह लटके हुए थे शाम में, और फिर उसके बाद तकरीर कर दी कि जी हो हमारे पास अब मैंडेट उस तरह नहीं आया, लेकिन हमें बड़ी लोगों ने सीट दी है, मैं शहबाज शरीफ कह रहा हूँ सबके साथ मिलकर जनाब अब हुकूमत बनाएं। तो आप पहले अपने आप को गिरेबान में झांकते हुए अपनी सफाई दें और माने
कि जनाब आपको शिकस्त हुई थी डॉक्टर यास्मीन राशिद से, और उसके बाद फिर आप कोई नज़रियाती मज़ाहमती बनने की तरफ जाएंगे तो शायद लोग उसको सीरियस भी लें, वरना तो लोग यही कहेंगे कि जी आप तो फिर यानी इक़्तिदार के भी मज़े लेने हैं और अपोजिशन का भी कि जी पॉपुलर भी हो जाऊँ। ऐसे नहीं मामला चलते। और यही कुछ थोड़ा सा मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी नज़र आ रहा है कि वो मज़ामत तो कर रहे हैं, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी बन रहे हैं, वो एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ उनका अपना फ़ायदा है, मैंने आपको एक मिसाल नूर आलम साहब की दी है, तो वहाँ वो बिल्कुल ही खामोश है। तो ये नहीं हो सकता। दो दो कश्तियों के सवार जो हैं वो मंजिल पर उस तरह नहीं पहुँचा करते। अल्लाह हाफ़िज़।